कहानी की इब्तिदा में हम एक प्लेन देखते हैं जिसकी कॉकपिट के अंदर एक शख्स जख्मी हालत में मौजूद होता है। असल में प्लेन बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुका है क्योंकि उसे हाईजैक कर लिया गया होता है और ऑटो पायलट पर होने की वजह से वह बड़ी मुश्किल से रनवे पर लैंडिंग करता है। इसके बाद कर्नल के हुक्म पर आर्मी प्लेन को हर तरफ से घेर लेती है। फिर कर्नल रेडियो के जरिए कॉकपिट में मौजूद उस जख्मी शख्स से बात करते हैं और कहते हैं कि तमाम मुसाफिरों को रिहा कर दो। वह आदमी जवाब देता है कि मैं हाईजैकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्लेन को सुरक्षित उतारना चाहता हूं क्योंकि मेरी जान खतरे में है। कर्नल कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें मुसाफिरों को आजाद करना होगा। इस दौरान प्लेन चारों तरफ से सिक्योरिटी में घिरा होता है। इसी दौरान प्लेन के एक हिस्से से एक बच्चा रस्सी के जरिए नीचे उतरता है जिसे सिक्योरिटी वाले अपने साथ ले जाते हैं। अब उसके सामने एक डॉक्टर होती है जो उस बच्चे से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वह जवाब देता है कि मेरा नाम इलियास है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां इलियास अकेला एयरपोर्ट पर बैठा होता है क्योंकि उस वक्त उसकी मॉम वॉशरूम में होती है। उन्हें अचानक अजीब सी तबीयत महसूस होती है जिस वजह से वह अपनी बॉडी में एक इंजेक्शन लगा लेती हैं। इसी दौरान इलियास के पास एक शख्स आकर बैठता है। उस शख्स का नाम फरीद होता है। फरीद और इलियास की जल्द ही दोस्ती हो जाती है क्योंकि दोनों एक ही प्लेन से न्यूयॉर्क जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद नारिया भी वहां आ जाती है और अपने बेटे इलियास को लेकर प्लेन में सवार हो जाती है। इसके बाद फरीद और तमाम मुसाफिर भी बोर्डिंग कर लेते हैं और प्लेन टेक ऑन ऑफ कर जाता है। प्लेन के क्रू में एक आदमी होता है जिसका नाम 8 बॉल बताया जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से महसूस होता है कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। जब प्लेन पूरी तरह से साफ आसमान में स्टेबल हो जाता है तब वह अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन के एयर मार्शल को मार देता है। साथ ही कॉकपिट में मौजूद 2 पायलटों में से एक पायलट 8 बॉल का साथी निकलता है, यानी वह भी उन्हीं के ग्रुप का होता है और अपने को पायलट को खत्म कर देता है। प्लेन पूरी तरह हाईजैक हो चुका होता है जिससे तमाम मुसाफिर बुरी तरह घबरा जाते हैं। इसी दौरान इलियास प्लेन की मैनुअल पढ़ने लगता है। इलियास को पता चलता है कि प्लेन में एक महफूज जगह मौजूद है जो कार्गो एरिया होता है। वह अपनी मॉम से कहता है कि हमें वहां चले जाना चाहिए। हालांकि उसकी मॉम पहले मना कर देती है लेकिन डर की वजह से इलियास उस तरफ बढ़ने लगता है। उसकी मॉम भी उसके पीछे चल पड़ती है। तभी 8 बॉल उनकी तरफ देख लेता है और इलियास की मॉम नादिया पर गोली चला देता है। यह देखकर उसका साथी उसे रोकता है और कहता है कि अब और किसी को मत मारो। वहीं इलियास देख लेता है कि उसकी मॉम नादिया जिंदा नहीं रही जिससे वह गहरे दुख में चला जाता है। इसी दौरान एक क्रू मेंबर उसके पास आता है और कहता है कि तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ। फिर वह इलियास को उसकी जगह पर बैठा देता है। यहीं से कहानी और भी अतीत की तरफ चली जाती है। जब इलियास काफी छोटा था तब नादिया अपने पति के साथ उसे लेकर सफर कर रही होती है लेकिन रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। इसके बाद नादिया के शौहर यानी इलियास के पिता मदद ढूंढने के लिए वहां से चले जाते हैं। बहुत डर के बावजूद जब उसका शौहर वापस नहीं आता तो नादिया खुद फैसला करती है कि वह उसे ढूंढने निकलेगी। वह पास के एक घर तक पहुंच जाती है जहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके पति को किसी ने कत्ल कर दिया है। इतने में पीछे से एक आदमी आकर उस पर हमला कर देता है। झड़प में उसका हाथ जख्मी हो जाता है लेकिन नादिया किसी तरह खुद को बचाते हुए नीचे बेसमेंट में बंद कर लेती है। असल में यही वही शख्स होता है जिसने उस पर हमला किया था। वह एक वैम्पायर होता है। नादिया किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकल जाती है लेकिन वैम्पायर भी उसके पीछे पीछे घर से बाहर आ जाता है। तभी सूरज की रोशनी निकलती है क्योंकि अब सुबह हो चुकी होती है। इस वजह से वैम्पायर का शरीर जलने लगता है। वैम्पायर सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाता और यही उसकी मौत का कारण बन जाती है। नादिया अपनी बेटी को लेकर वापस घर आ जाती है और देखती है कि उसकी बेटी भी धीरे धीरे संक्रमित हो रही है। वह अपने बेटे पर हमला नहीं करती क्योंकि अब भी वह अपने सेंस में होती है। इसीलिए वह वापस उस घर में जाती है जहां वैम्पायर ने पहले उस पर हमला किया था। अब वहां एक बुद्धिमान आदमी मौजूद होता है जो उसे समझाता है कि यह एक बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है जो इंसान को वैम्पायर में बदल देता है। वह आदमी खुद भी संक्रमित होता है लेकिन एक खास मेडिसिन के जरिए उसने अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ है। मेरा बेटा कंट्रोल में नहीं था जिसे तुमने मार दिया और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वह बुद्धिमान आदमी नारिया को नुकसान पहुंचाए नादिया उस पर हमला करके उसे रोक देती है। उसके बाद वह उसकी मेडिसिन लेकर वहां से निकल जाती है। यही वह मेडिसिन है जिसे वह बार बार अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है ताकि अपने आप को कंट्रोल में रख सके। कहानी अब वापस उस जगह पहुंचती है जहां नारिया को गोली लगी है। क्योंकि वह अब भी एक वैम्पायर है इसलिए उसकी मौत नहीं होती और वह उड़ जाती है और अब उसके अंदर का वैम्पायर का असर उस पर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लगता है। टीडीओ कार्गो एरिया में चली जाती है। वहीं हमें हाईजैकर्स दिखाई देते हैं जो एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम टेररिस्ट हैं, यहाँ मौजूद सभी लोगों को प्लेन के साथ उड़ा देंगे। यह सब वे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे यूरोप के एथीस्ट ग्रुप से बदला लेना चाहते हैं। उनका अगला मैसेज अब रिकॉर्ड किया जा रहा है। यह मैसेज अरबी में लिखा होता है इसलिए फरीद
से कहा जाता है कि वह इसे पढ़े, लेकिन इलियास जानबूझकर अरबी में पढ़ता है और समझ जाता है कि यह मैसेज सिर्फ उनसे रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। सभी लोग यहाँ पर हाईजैक किए गए हैं। फरीद की चालाकी को समझकर क्रू मेंबर उसे गन पॉइंट पर ले जाकर कहता है कि तुम्हें सब कुछ बिल्कुल सही पढ़ना होगा। वहीं हमें दिखाया जाता है कि नादिया, जो कार्गो एरिया में छुपी होती है, वहाँ सिर्फ 2 लोग जाकर साथ होते हैं, क्योंकि वहाँ उनके पैराशूट रखे हुए होते हैं। प्लेन के हाईजैकर्स प्लान करते हैं कि सभी लोग पैराशूट के जरिए बाहर छोड़ दिए जाएं और फिर प्लेन को ब्लास्ट कर देंगे। प्लेन में बम लगाया गया होता है जिसे वे रिमोट के जरिए एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन कार्गो एरिया में नादिया मौजूद होती है, जो आकर एक हाईजैकर को रोक देती है और वहां से बचकर निकल जाती है। दरअसल अब वह धीरे धीरे वैम्पायर में बदल रही होती है। उसके बाद नादिया ऊपर जाती है जहां सभी पैसेंजर होते हैं। यहाँ पर अभी हाईजैकर्स नहीं होते, क्योंकि सभी लोग प्लेन से पैराशूट के जरिए बाहर कूदना चाहते हैं। नादिया सभी पैसेंजर्स से पूछती है कि क्या किसी को प्लेन उड़ाना आता है। यहाँ एक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट मौजूद होता है जो कहता है कि मैं प्लेन उड़ा सकता हूँ। उसके बाद नादिया उसे कॉकपिट में ले जाती है जहाँ प्लेन ऑटो पायलट पर सेट होता है। फरीद सभी पैसेंजर्स को समझाता है कि न्यूयॉर्क में इस प्लेन को क्रैश करने का प्लान है और मैंने सब कुछ हाईजैकर्स की स्क्रिप्ट में देख लिया है। सभी हाईजैकर्स को दिखाया जाता है कि कार्गो एरिया में उनके एक साथी की मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी मौत को ऐसे दिखाया गया होता है कि ऐसा लगे जैसे डॉग्स ने उस पर हमला किया हो। वहाँ डॉग्स भी मौजूद होते हैं। रेड बॉल को वहाँ एक मेडिसिन मिलती है जो असल में नादिया की होती है। अब उसे शक होने लगता है। फिर वह नादिया के खून के निशान देखते हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, जिससे उनका शक और बढ़ जाता है। सभी लोग फिर से ऊपर वाले एरिया में चले जाते हैं जहाँ सभी पैसेंजर्स होते हैं और देखते हैं कि कॉकपिट का दरवाजा बंद है। इसी वजह से एक बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर नादिया से कहा जाता है कि वह कॉकपिट का दरवाजा खोले। वे कहते हैं कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हम इस बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे। नादिया, जो अब धीरे धीरे वैम्पायर बन रही होती है, बच्चे को बचाने के लिए कॉकपिट का दरवाजा खोलती है और हाईजैकर पर हमला करके उसे हरा देती है। दरअसल यह देखकर सभी हाईजैकर्स यहाँ से भागकर दूसरे केबिन में चले जाते हैं। किसी हाईजैकर को समझ नहीं आता यहाँ क्या हो रहा है और कैसे उस आदमी को मार दिया गया। एक हाईजैकर को नादिया की डायरी मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद उसे समझ आता है कि वह एक वैम्पायर है, लेकिन उसकी बातों पर सभी का भरोसा नहीं होता। नादिया, जो अब पूरी तरह वैम्पायर बन चुकी होती है, वॉशरूम में जाकर खुद को एक और इंजेक्शन लगा लेती है, जिससे उसका आक्रामक व्यवहार कुछ हद तक नियंत्रण में आने लगता है। दूसरी तरफ सभी हाईजैकर्स किसी भी तरह नादिया को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वे सब एक साथ कॉकपिट की तरफ बढ़ते हैं। एक हाईजैकर, जिसे अब सच्चाई का पता चल चुका होता है कि नादिया एक वैम्पायर है, अपने साथ एक खास टॉर्च लेकर आता है, शायद उसे रोकने के लिए। उस टॉर्च से अल्ट्रावायलेट किरणें निकल रही होती हैं, जिन्हें वैम्पायर बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे ही वह रोशनी नादिया पर डाली जाती है, वह तड़पने लगती है। मौका देखकर हाईजैकर उसकी बॉडी से नीले रंग का कुछ तरल निकाल लेता है। फिर वह एक स्टेक जैसी चीज से उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी उसका बेटा इलियास वहां पहुंच जाता है। अपनी मां को बचाने के लिए वह गोली चला देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। गोली जाकर विंडो से टकराती है और खिड़की टूट जाती है। टूटी हुई विंडो से हवा तेजी से अंदर आने लगती है, जिसकी वजह से सबको सांस लेने में परेशानी होने लगती है। प्लेन को तुरंत लो एल्टीट्यूड पर लाना जरूरी हो जाता है, लेकिन कॉकपिट में मौजूद एरोनॉटिकल स्टूडेंट जो प्लेन संभाल रहा होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो जाता है। इसी दौरान नादिया होश में आ जाती है और सीधे 8 बॉल पर हमला कर देती है। वह उसके कंधे पर गोली चला देती है। अपनी जान बचाने के लिए 8 बॉल कार्गो एरिया की तरफ भागता है, जहां एक बुलेट प्रूफ वाहन रखा होता है। वह उसके अंदर छिप जाता है। नादिया भी वहां पहुंच जाती है और गाड़ी पर लगातार गोलियां चलाती है, लेकिन बुलेट प्रूफ वाहन के शीशे गोलियों से नहीं टूट पाते। 8 बॉल को समझ आ जाता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वह नादिया की बॉडी से निकाला गया नीला तरल अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। कुछ ही पलों में वह भी वैम्पायर में बदल जाता है। नादिया गाड़ी को आग लगाकर वहां से हट जाती है और तुरंत फायर अलार्म बजने लगता है। अलार्म की आवाज सुनकर सभी हाईजैकर्स नीचे कार्गो एरिया में आ जाते हैं, लेकिन अब उनका साथी 8 बॉल इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक वैम्पायर बन चुका होता है। वह सब पर हमला करता है और उन्हें भी इन्फेक्टेड बना देता है। नादिया ऊपर जाकर सभी यात्रियों को बताती है कि नीचे के लोग अब संक्रमित हो चुके हैं, इसलिए कार्गो एरिया का दरवाजा तुरंत बंद करना होगा। सभी मिलकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संक्रमित वैम्पायर भी उसे तोड़कर अंदर आने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। इसी अफरा तफरी के दौरान एक संक्रमित हाईजैकर फरीद के हाथ पर काट लेता है। वह भी संक्रमित होने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले नादिया मजबूरी में उसका हाथ काट देती है। इस तरह फरीद वैम्पायर बनने से बच जाता है। फिर हमें प्लेन का पायलट दिखाया जाता
बताता है जो असल में हाईजैकर्स के साथ मिला हुआ था, लेकिन अब तक वह संक्रमित नहीं हुआ होता। वह स्कॉटलैंड के एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉल करता है और जानकारी देता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है और वह इमरजेंसी लैंडिंग करेगा। इसके बाद वह प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट करता है और स्कॉटलैंड के एयरपोर्ट की कोऑर्डिनेट्स डाल देता है ताकि प्लेन सीधे वहीं लैंड कर सके, ताकि प्लेन ऑटो पायलट पर खुद ही वहां सुरक्षित लैंड कर सके। लेकिन इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि प्लेन के अंदर काफी लोग संक्रमित हो चुके हैं। जो लोग अभी तक ठीक हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर संक्रमित लोग प्लेन से बाहर निकल गए तो यह संक्रमण पूरी दुनिया में फैल सकता है। इसलिए एक सख्त फैसला लेना जरूरी हो जाता है। इन्हें यहीं रोकना होगा। हाईजैकर्स ने पहले ही प्लेन में बम लगाए होते हैं, लेकिन उनका रिमोट कार्गो एरिया में रह गया होता है और जिसके पास था उसे पहले ही मार दिया गया है। अब कार्गो एरिया तक पहुंचने का केवल एक बहुत ही संकरा और खतरनाक रास्ता बचा होता है, जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन है। इलियास कहता है कि वह खुद जाएगा। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा होता। हिम्मत जुटाकर इलियास नीचे कार्गो एरिया की तरफ बढ़ता है। उसके पास एक अल्ट्रावायलेट टॉर्च होती है, जिससे वह वैम्पायर्स को खुद से दूर रख सके। वह उस लाश तक पहुंच जाता है जिसके पास बम का रिमोट होता है और किसी तरह रिमोट हासिल कर लेता है, लेकिन तभी 8 बॉल उसे देख लेता है। अब वह उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है हमला करने के लिए। सीसीटीवी कैमरे के जरिए इलियास की माँ यह सब देख लेती है। अपने बेटे को खतरे में देखकर वह बेहद आक्रामक हो जाती है। वह पायलट को मार देती है, साथ ही उसे अपनी ताकत बनाए रखने के लिए खून की जरूरत भी होती है। वह तुरंत कार्गो एरिया की तरफ पहुंचती है, जहां 8 बॉल मौजूद होता है और उस पर हमला कर देती है। लेकिन 8 बॉल, जो अब खुद भी वैम्पायर बन चुका है, उससे काफी ज्यादा ताकतवर होता है। वह उसे दबा लेता है। इसी बीच इलियास को एक मौका मिलता है और वह इमरजेंसी एग्जिट डोर खोल देता है, जिससे तेज धूप की रोशनी अंदर भरने लगती है। फरीद सीसीटीवी के जरिए सब कुछ देख रहा होता है। वह तुरंत प्लेन को ऑटो पायलट से हटाकर थोड़ा सा झुका देता है ताकि 8 बॉल सीधे धूप की रोशनी में आ जाए। जैसे ही वह तेज सूरज की रोशनी में आता है, उसकी त्वचा जलने लगती है। कुछ ही पलों में वह नियंत्रण खो देता है और प्लेन से बाहर गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन नादिया बहुत बुरी तरह घायल हो चुकी होती है। अपने बेटे इलियास को ठीक और सुरक्षित देखकर उसे सुकून मिलता है। कॉकपिट में फरीद दोबारा प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट कर देता है और आखिरकार प्लेन खुद ही सुरक्षित लैंड कर जाता है। और यहीं से कहानी का असली वाकया शुरू होता है, जब करनाल फरीद के इरादों को सिर्फ एक जांच में समझ रहे होते हैं। इलियास ने सभी को पूरी घटना स्पष्ट रूप में बता दी होती है, लेकिन किसी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि वैम्पायर की सच्चाई पर विश्वास करना मुश्किल है। इसलिए करनाल अपने सैनिकों से कहते हैं कि वे सभी प्लेन के अंदर जाएं। उनके बॉडी पर कैमरे लगे होते हैं ताकि सब कुछ रिकॉर्ड किया जा सके। जब सैनिकों पर हमला होता है, करनाल सब कुछ उनके बॉडी कैमरों के जरिए देखते हैं। तब उन्हें अंदाजा होता है कि इलियास ने जो कुछ भी बताया था वह सच था। इलियास रिदम की तरह प्लेन से बाहर आता है, लेकिन तुरंत सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। फिर इलियास को दिखाया जाता है जो अपनी माँ को देखने के लिए प्लेन के पास जाता है, लेकिन अब उसकी माँ पूरी तरह वैम्पायर बन चुकी होती है। चाहे कितनी भी दवा हो, अब वह कभी इंसान नहीं बन सकती। यह देखकर इलियास को बहुत दुख होता है। उसके पास वह रिमोट भी होता है जिससे वह प्लेन को नुकसान पहुंचा सकता है। आखिरकार इलियास प्लेन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे सारे वैम्पायर खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही करनाल फरीद को आजाद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया होता है कि फरीद न तो आतंकवादी है और न ही इन्फेक्टेड है। इलियास अपने बेटे के पास जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी यहीं समाप्त होती है।